हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे गवादर, जहां पर पाक चीन दोस्ती अस्पताल के हवाले से ये तकरीब का इनेकाद। ये इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म। और इसमें मुआवनत करें कि हमारे लोग इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर्डनेस की सतह पे कैसे लेके आ सकते हैं। सर, मईशत एक छोटा सा सवाल दूसरा भी था कि जो IMF से टॉक्स चल रही हैं वो कहाँ तक पहुँची है और आप क्या समझते हैं कि अगले हमारे जो नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है तो उसमें हमारे फाइनेंशियल क्या हालात बनेंगे मुल्क? देखिए, हमारी IMF के साथ टॉक्स जो है ना वो बहुत मस्बत अंदाज में कंक्लूड हो चुकी हैं। अब जो आखिरी ट्रांच है इंशाल्लाह उसके लिए भी स्टाफ लेवल की जो गुफ्तगू है वो वक्त से ही पहले शुरू हो गई है, जो कि बहुत अच्छी इंडिकेशन है। उम्मीद है कि जो फाइनेंशियल क्रंच है या जो सिचुएशन है आहिस्ता आहिस्ता वो दुरुस्तगी की जानिब जाएगी और अल्लाह से और उम्मीद रखते हैं कि ये मेहनत रंग लाएगी और आने वाली हुकूमत इन चीज़ों को आगे लेकर मज़ीद बेहतरी करेगी। एक आखिरी सवाल सर आपसे कि जो गुज़िश्ता बरस जो सैलाब आया था और उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो इक़दाम किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, तो उस हवाले से हमें जो कितने फ़ंड्स जो है वो अभी तक ज़्यादातर मिले हैं और जो आप क्या समझते हैं कि उसमें कितनी मज़ीद दरकार है हमें चीज़ों को अपग्रेड करने की? देखिए, फ़ंड्स तो दुनिया अरबों डॉलर देने के लिए तैयार है। मैंने आपको कहा कि आप कितना लेने के लिए तैयार हैं। आपको सवाल मुझसे ये करना चाहिए कि आपने कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, सूबाई हुकूमत ने कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, वफाकी हुकूमत ने कितने बनाए हैं। जो हमारे काम करने का हिस्सा है उस पर हमारी तवज्जो कम है, जो मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था। आप देखिए, आप सहाफ़ी हैं, आप भी नहीं पूछते मुझसे। जो असल काम है, हमने अपने डुएबल प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करने हैं। क्लाइमेट फाइनेंस दुनिया में मौजूद है, हमें मेहनत करनी होगी, हमें अपना काम, अपने हिस्से का काम बर वक्त करना होगा। चलें, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ये कहना था कि स्टाफ लेवल की बातचीत वक्त से पहले ही IMF के साथ शुरू हो चुकी है, जो कि बहुत मुस्बत बात है कि वक्त से पहले ही बातचीत हो रही है और आने वाली जो मुंतखब हुकूमत है वो भी इस पर फिर काम करेगी, इसको आगे बढ़ाएगी, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है। इस वक्त निगरान हुकूमत मुकम्मल ज़िम्मेदारी के साथ इस पर काम कर रही है। और बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले खबर आपको देंगे साइफर केस की समाअत के हवाले से, जो अब 12 दिसंबर आए। शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को केस की नकूल फराहम कर दी गई हैं। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। 6 मीडिया नुमाइंदगान को जाने की इजाज़त दी गई। साइफर केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद को केस के नकूल फराहम कर दिए गए। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत 6 मीडिया नुमाइंदगान को जाने की इजाजत दी गई। अडियाला जेल पहुंचने पर नैब प्रोसिक्यूटर ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि आज मुल्जिमान में साइफर केस की चालान की नकूल तकसीम होंगी। आज की समाअत के बाद साइफर केस के ट्रायल में 1 हफ्ते का वक्फा किया जाएगा। समाअत के मौके पर चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुँची, जबकि चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी अदालत में मौजूद थे। जेल इंतजामिया की जानिब से मीडिया के 6 नुमाइंदगान को अदालती कार्रवाई देखने की इजाजत दी गई। बुशरा बीबी के साबिका खावंद के जरिए झूठे इल्जामात लगाए गए। सरबराह PTI का ये कहना है कि मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं और कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूं कि बुशरा को उस दिन देखा जिस दिन मेरा निकाह हुआ। चेयरमैन PTI का ये कहना था और सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि क्या आपने किसी से मुज़ाकरात किए हैं, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझसे ना तो कोई मिला ना मुज़ाकरात किए। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने पार्टी के साबिक चेयरमैन के लिए एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उनका ये कहना है कि PTI को शदीद मुश्किलात का सामना है और पार्टी के लिए बल्ले का निशान रखना मुश्किल हो जाएगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नाम से ड्रामे किए गए। आज के ये वीडियो मैसेज जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, ये उनके लिए है। चूँकि वो जेल में है इसलिए मैं समझता था कि यही एक तरीका है कि अपना एक पैगाम उन तक पहुंचा सकूं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया है उसके तहत उनको आखिरी मौका दिया गया कि वो 20 दिनों के अंदर एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं और 7 दिन में रिपोर्ट जमा कराएं। बसूरत दीगर उनके लिए बल्ले का जो निशान रखना मुश्किल हो जाएगा। आपको याद है कि ये बल्ले का निशान हमने अगस्त 2002 में हासिल किया था
اور میں ہی تھا جس نے یہ درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کرائی تھی کہ بلہ ہمیں ملے، جس سمبل کے نام پہ پاکستان تحریک انصاف کی برانڈنگ بھی ہم نے کی تھی۔ تو آج وہ بلے کا نشان بھی خطرے میں ہے۔ اس سلسلے میں جو الیکشنز ہوئے 2 دسمبر کو، وہ تمام انڈیپینڈنٹ جو آزاد مبصرین ہیں وہ بھی اس کو مسترد کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کے سامنے ایک ناٹک کیا گیا، چند درجن افراد کو اکٹھا کر کے قبول ہے کے نعرے لگوائے گئے اور الیکشن کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ میں خود ذاتی طور پہ الیکشن سے ایک شام پہلے مجبور ہو کے میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ گیا اور میں نے 3 مطالبات رکھے۔ میں نے کہا مجھے آپ کاغذات نامزدگی، اور ہمارے ساتھ اور بھی پی ٹی آئی کے ممبرز تھے، ایک فاؤنڈنگ ممبر بھی تھے، اور پاکستان سے اور علاقوں سے بھی لوگوں نے رابطے کیے تھے، جس میں سعید اللہ نیازی جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پنجاب کے ہیں، آپ کے فرسٹ کزن ہیں، انہوں نے مجھے بارہا یہ ریکویسٹ کی کہ وہ بھی اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ درخواست کی کہ ہمیں کاغذات نامزدگی دیے جائے، ہمیں ووٹر لسٹ دیے جائے، ہمیں الیکشن کے قواعد و ضوابط دیے جائے۔ اب مرکزی سیکریٹریٹ پہ جو پی ٹی آئی کے نمائندے تھے، جن کو آپ بخوبی جانتے ہیں، جو آپ کے بہت قریب ہیں، انہوں نے بڑے سادہ الفاظ میں کہا کہ یہ تمام چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو ہم آپ کو کیسے دیں۔ تو میں اور جس کے بعد ہم واپس آ گئے۔ اب جب یہ بنیادی چیزیں، بنیادی تقاضے کسی بھی الیکشن کے جو ہیں وہ پورے ہی نہیں کیے گئے اور ایک الیکشن کا ناٹک رچایا گیا، تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کو مزید خطرات، اور اس کا جو سیاسی وجود ہے آنے والے الیکشن میں اور بلے کا نشان ہے، وہ خطرات بڑھ جائیں گے۔ میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور اس الیکشن کے نام پہ یہ جو ڈھونگ رچایا گیا، اس کو کالعدم قرار دیں اور فوراً ایک شفاف الیکشن کمیشن اس کی تشکیل دی جائے، الیکشن کے قواعد ضوابط سامنے لائے جائے، ووٹر لسٹ سامنے لائی جائے، کاغذات نامزدگی سامنے لائی جائے، اور ورکروں کو ایک موقع ملے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کر سکیں۔ یاد رکھیے، یہ وہی ورکر ہیں جو پارٹی کے لیے اور آپ کے لیے سڑکوں پہ ڈنڈے کھاتے ہیں، جیل برداشت کرتے ہیں، ان کے خاندان جو ہے تکلیفوں سے گزرتے ہیں۔ تو کیا یہ ان کا حق نہیں ہے؟ ہمیں پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں، پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، ہمیں اپنے بنیادی آئینی حق سے محروم کیا گیا۔ ہمیں الیکشن ایکٹ 2017 کی کھلا خلاف ورزی ہوئی، پی ٹی آئی کا اپنا آئین اس کی خلاف ورزی ہوئی، ہمیں اس جمہوری عمل سے الگ رکھا گیا۔ یہ ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب یہ فوراً اگر آپ اقدام لیتے ہیں اور اس الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہیں اور ایک سنجیدہ کوشش کرتے ہیں، تو شاید الیکشن کمیشن بھی اس کو پھر ہمدردانہ طریقے سے دیکھے۔ بصورت دیگر یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری آئینی ذمہ داری ہے، ہماری ایک پارٹی کے ممبر سے ذمہ داری ہے کہ ہم یہ تمام جو ثبوت ہیں وہ ہم ان آئینی اداروں کے سامنے رکھیں، جس سے یہ جو معاملات ہیں یہ مزید الجھیں گے، سلجھیں گے نہیں۔ تو میں آپ سے یہ ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ فی الفور اس الیکشن کو کالعدم کریں اور ایک ٹرانسپیرنٹ عمل کا آغاز کریں، تاکہ یہ معاملات جو ہیں یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔ سندھ تقسیم ہو چکا ہے، صرف اعلان باقی ہے۔ 3 صوبوں میں نگراں حکومتیں آ چکی ہیں، سندھ میں نگراں حکومت کا انتظار ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے تنقید کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں۔ ایم کیو ایم کے رہنما نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے۔ معاملہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے اعتراضات ہیں اس کے اندر جو بڑی بڑی آئینی اور انتخابی جو ضروریات ہیں مکمل طور پر ریجیکٹ کر کے آپ نے ایک نئے طرح کی حلقہ بندیاں کی ہیں، اس کی وضاحت کر دیجئے نا۔ وہ والے معاملات جب یہ یک طرفہ طور پہ ہوا ہے تو جو کچھ ہمیں اطلاعات مل رہی تھی وہ ہم نے ان تک پہنچا دی ہے۔ بشمول چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل درست ہیں، کیونکہ اب میں مثال دیتا ہوں سکر کی، کہ وہاں اربن ایریا میونسپل ایریا کو توڑ دیا گیا، جو کہ سریحن قانون کی خلاف ورزی، ریلوے لائنیں پار کر لی گئی، دریا پار کیا گیا سکر میں، اور نالے پار کیے گئے۔ یہ کہانی ہے، اور ہم نے درستگی کی بات کی تو اسے اور خراب کر دیا گیا۔ اور پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے کہا کہ ایک ہی بندے کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنائے۔
उनको कंट्रोवर्शियल किया है कि एक पार्टी को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है एज ए प्राइम मिनिस्टर का। वो बड़े वसूल से कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, जो एस्टेब्लिशमेंट मैं नहीं समझता उनके साथ होगी। देखो वक्त और हालात बताते हैं, हो सकता है इलेक्शन कमीशन को ज़रा होश आ जाए, समझ आ जाए कि वो इलेक्शन फेयर फ्री करवाए। वारिस असल वारिस सिंध के लोग हैं, चाहे वो उर्दू बोलते हो या सिंधी बोलते हो या बलोची बोलते हो या पख्तून, जो भी कराची में रहता है या सिंध में रहता है। और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस वक्त निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की वजह से पूरी दुनिया को तशवीश है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हाफिज़ गुल बहादुर जैसे दहशतगर्दों को फिलफूर पाकिस्तान के हवाले कर दें। पाकिस्तान का ये हक है, जो पाकिस्तानी दहशतगर्द इस वक्त अफ़गानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। मैं आज जो हमने 4 लाख से ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन को अपने मुल्क भेजे हैं, इसके पूरा क्रेडिट जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, नादरा, FIA, हमारी लोकल इंतज़ामिया और जो हमारे दूसरे इदारे हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को की निगरानी कर रहे हैं, उनको ये क्रेडिट देता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तान की 40 साल में इस तरह की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है जो इस गवर्नमेंट के लीडरशिप और वॉच में हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारों ने की है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया। ये 99% अफ़गान है, चूँकि उनकी तादाद ज़्यादा है, लिहाजा इसलिए उनकी तादाद ज़्यादा यकीनन कॉमन सेंस की बात होगी। जहाँ तक बाकी लोग हैं, वो चाहे वो ईरानियन एथनिक बलूच हैं, चाहे वो इराकीज़ हैं, चाहे वो इंडियंस हैं, इसी तरह जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, अफ्रीकन हैं, नाइजीरियन कम्युनिटी के लोग, उनकी तादाद कम अज़ कम 4 से 5 हज़ार अभी तक हो चुकी है, जिनको एयरपोर्ट्स के ज़रिए, कराची पोर्ट के ज़रिए हमने भेजा है। तो ये कोई कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है। अलबत्ता ये फैक्ट है कि पिछले कई दहाइयों में जो 1.7 मिलियन एलियंस गैर कानूनी है, उसमें 98% जो है वो अफ़गान बाशिंदे हैं। निगरान वज़ीर इस वक्त कोयटा में निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और गैर कानूनी तौर पर मकीम अफ़गान बाशिंदों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। और अब आपको खबर देंगे कुछ गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से। इस्राएली सीनियर कमांडर हमास के हाथों हलाक हो गए। इसराइल ने हमास के आगे हथियार डाल दिए, शिमाली गाज़ा पट्टी से फौजी निकाल लिए। 70% फौज का इनखला आखिरी मरहले में है। इसराइल ने अपने कमांडर के मारे जाने और फौजी इनखला की तस्दीक की है। आर्जी जंगबंदी के बाद से 2 रोज़ में इसराइली बमबारी से अब तक 800 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। कुल शहदा की तादाद 15,000 है। इसराइली फौज IDF का टॉप कमांडर हमास हमलों में मारा गया। इसराइल ने हमास के हमलों के सामने हथियार डाल दिए। शुमाली गजा पट्टी से 70% इसराइली फौज का खामोशी से इनखला। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने अल जजीरा को बताया कि इसराइली फौज की वापसी आर्जी जंगबंदी के पहले रोज से शुरू हुई और गुज़िश्ता 2 रोज में मुज़ाहमती तंजीम के हमलों में तेजी के बाद बाकी मानदा फौज ने भी गजा पट्टी से इनखला तेज कर दिया। इसराइल के जमीनी ऑपरेशन अब जनूबी हिस्से की तरफ हो गई है, जबकि शुमाली हिस्से में भी हमास की मुज़ाहमत ने इसराइली ऑपरेशन को महदूद होने पर मजबूर कर दिया। इसराइली IDF का टॉप कमांडर हमास हमलों में मारा गया। इसराइली सेनेटर कमांड असफ हमामी 7 अक्टूबर को हमास की कैद में आया था और ये सदर ब्रिगेड डिवीजन का सरबराह था। जंग के पहले रोज से हमास के हाथों 396 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।